चलो आते हैं वापस एक और टेस्ट सीरीज पे, और सीरीज नंबर 12 था ये, ठीक है। अब तो खैर आप लोगों ने डांट खा ली, तो इट मीन्स अब तो लिख ही दिया होगा सब लोगों ने, वरना आप लोग अपने OMR सीट पे लिख नहीं रहे थे कि कौन सी सीरीज चल रही है, राइट। तो सभी लोगों ने दिया था पेपर, आज जितने बैठे हुए सभी ने दिया था, ठीक है। सूरज आप थे लास्ट पेपर में, थे ना, ठीक है। कैसा लगा पेपर? बढ़िया था? आसान हो गया कुछ ज़्यादा? नहीं, नहीं लगा, ठीक है। चलिए आए फिर अपने पहले प्रश्न पे। सभी लोग जिन पे भी OMR सीट है वो अपने अपने आंसर्स जो है टिक करते रहिए, और कुछ उसमें करेक्शंस का था तो वो मैंने करेक्शन करवा के ही आपको जो है यहाँ पर आंसर्स सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था आपसे, हिंदी के पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्दई शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। वादी, सलाहकार, विवादी या प्रतिवादी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। बताओ मुद्दई क्या लिखा आप लोगों ने इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आता है वादी। अच्छा, ये जो शब्द है ना जी, ये है वादी। वादी, वादियां नहीं, वो पहाड़ों पे, वो समुद्र बीच पे, वो वाली वादियां नहीं है। ये वादी का मतलब होता है जो कोर्ट में, या जो हमारे न्यायालय है ना, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो जो वहां पर अपनी जो है याचिका को लेकर जाता है, वाद को दायर करने वाला वादी कहलाएगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर क्या आएगा मुद्दई का? तो वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वादी। वादी मतलब जो दावा करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो न्यायालय में किसी मामले का दावा करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वादी कहेंगे, राइट। तो पहले का राइट आंसर जिन्होंने ये लिखा, राइट नंबर अपने आप को 1 नंबर लिख लीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है, आंसर कीजिए। देखो, खंड ग्रह, खंड ग्रह इसका सही जवाब है। और खंड ग्रह का मतलब क्या है, इसका तत्व स्वरूप क्या है? खंडहर। जैसे आज खंडहर होता है ना, जो पुराने मकान होते हैं खंडहर हो चुके होते हैं, तो इसमें जो है खंड ग्रह जो है ये क्या है, इससे खंडहर है। अच्छा, गांठ जो है इसका क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। तद्भव है ना, लेकिन इसका तत्सम स्वरूप क्या होगा? ग्रंथि। क्या होगा इसका? तो गांठ जो है इसका हो जाता तत्सम में ग्रंथि, राइट। ऐसे एक कोना है, कोने का क्या होता है? कोना, कोण होता है, बहुत बढ़िया। तो कोने का क्या होता है? इसका कोण होता है। और गोरा का कुछ हो सकता है? गोरा का अलग क्या होगा? गोरा का गौर ही लिखते हैं, है ना, या फिर जो इसको गौरा लिख सकते हैं, एक ही शब्द है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। बट हाँ, जो खंड ग्रह है इसका मतलब है यहाँ पर खंडहर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उद्गम के स्थान के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया? अब देखो, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है और होनी भी चाहिए थी, कोई बात नहीं। देखो, अगर इसमें ऑप्शन 4 भी होता तो शायद आप लोग 4 को और 5 को लेकर कंफ्यूज कर जाते, मैंने उस समय भी कहा था। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन 4 नहीं है तो हम लोग ऑप्शन 5 को ही मानते हुए चलेंगे। अब देखो जी, हमारे पास में जो उद्गम है, इसी को अगर मैं यूं लिखूं कि जो है इतिहास के आधार पर, या इसी को मैं लिखूं उत्पत्ति के आधार पर, या इसी को मैं लिखूं स्रोत के आधार पर, तो क्या मैं इन 3 टर्म्स का इस्तेमाल कर सकता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ठीक है, जो है कितने होते हैं हमारे पास में? तो ये आते हैं कुल मिलाकर 5। कौन कौन से, जल्दी बताओ। सबसे पहला तत्सम शब्द, तत्सम मतलब उसी के जैसा, किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। हिंदी में जो शब्द आते हैं ना जो संस्कृत से हुबहू लिए गए हैं, तो वो तत्सम आएंगे। दूसरे आते हैं तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तत्धन भव, यानी कि उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न जो है, तो तद्भव हो जाएगा। तीसरे आते हैं देशज। देशज, देशज में कौन से शब्द आएंगे? जैसे लोटा आ गया, ठीक है, पगड़ी, ओके, खटखटाना, ओके, चलो ठीक है, ये भी हो सकेंगे, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं विदेशज। अब विदेशज पूछूंगा तो बहुत सारे हैं जी। विदेशज में फारसी भी आ रखे हैं, अरबी भी आ रखे हैं, है ना, तुर्की शब्द भी है, पुर्तगाली शब्द भी हैं, इवन आगत शब्दों के रूप में अंग्रेजी शब्द भी आ रखे हैं। तो यहाँ विदेशज तो बहुत सारे हैं। और तब 5वें में जुड़ जाएगा संकर शब्द। और संकर शब्द जो आते हैं यानी कि 2 शब्दों के मेल से जो बने हैं। उदाहरण के तौर पर ज्यादा नहीं जाएंगे, बस जैसे रेलगाड़ी है, तो भाई रेल जो है ये ऐसा लिखा जाता ना अंग्रेजी में, तो ये जो रेल है ये अंग्रेजी का लिखा हुआ है जी। और गाड़ी कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश तो नहीं आएगा, है ना। तो यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये क्या आ जाएगा अपने आप में? संकर शब्द आएगा। तो इट मींस कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4।
तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। संस्कृत में, अवधी में, मैथिली में या ब्रज भाषा में? ब्रज भाषा, सभी लोग मानते हैं इस बात को, बिल्कुल ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी है। अब आप विनय पत्रिका के अलावा तुलसीदास जी की किन्हीं 5 रचनाओं के मुझे नाम बताएं। सिर्फ 5 पूछा है आपसे, ज्यादा नहीं, एक एक करके सभी बताएंगे तो। रामचरितमानस, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। मंगल तो आप कह रहे हैं, लेकिन मंगल तब होगा जब आप बताएंगे। कवितावली, ओके, कवितावली ठीक है, इसी से मिलता जुलता है कुछ। हाँ हाँ, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, जो आप मंगल कह रहे हो ना, तो उसमें लिखना है जानकी मंगल। और लोग भी बताओ भाई। 5 पूछा है, कोई भी एक। ऑनलाइन वाले जो मुझे बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड वीडियो, वो भी इनके अलावा जो मैं 5 लिख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। जल्दी से बताओ। ऐसे एक और मंगल है, कौन सी है? जानकी मंगल। तो जानकी मंगल भी जो है, अच्छा सॉरी ये लिख दिया। एक और लिख लो इनकी, ये है बरवे रामायण। बरवे रामायण जो है ये भी किसने लिखी है? ये भी जो है तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो अच्छा, अभी मैंने इस क्लास में साहित्य वाला पार्ट तो पढ़ाया नहीं आप लोगों को, लेकिन हाँ जल्दी हम साहित्य वाले पे भी आएंगे, तो वहां साहित्य वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप लोग छोटे छोटे में नोट करा करो हमेशा, राइट। चलिए ठीक है। अब इसके अलावा ऐसे नहीं कि यही है, बहुत सारी और रचना है इनकी, उसको मैं क्वेश्चन मार्क करके आपके लिए काम दे रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है इसको बताना है और खुद के लिए पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों एक साथ ले आए। चलो देखो, वहां मिस टाइप हो रखा था, इसलिए मैंने यहां सही करवा दिया ना, उस समय ध्यान नहीं दिया होगा हम लोगों ने। चलो, जो रूढ़ शब्द, ऐसे शब्दों को कहते हैं जो काफी रूढ़ होते हैं आप लोगों की तरह। रूढ़ शब्द मतलब क्या है? ये कहता कि मैं टूटूंगा नहीं, और अगर टूटूंगा तो मेरा कोई सार्थक अर्थ नहीं रह जाएगा। यानी कि ये वे शब्द होते हैं जिनको दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनाया गया है। अर्थात जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक शब्द है और वह है जैसे नाक। अगर मैं नाक तोड़ दूं, मतलब किसी की नाक नहीं तोड़ूंगा, अगर मैं शब्द को तोड़ दूं तो इसमें क्या रह गया? ना धन का। तो भाई अगर मैं इसके जो है 2 खंड कर रहा हूं तो क्या इनमें कोई सार्थकता है? ये अपने आप में जो है वर्ण है, मैं मानता हूं, अपने आप में अक्षर है मानता हूं, लेकिन इनकी कोई सार्थक मीनिंग तो अलग से नहीं आ रही है। या चलो ऐसे समझना है तो जैसे कमल लिख दिया मैंने, अब कमल में से जैसे मैं मान लीजिए इसके खंड कर देता हूं, कम धन ला, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। या फिर जो मैं इसको कह दूं क धन मल, तो इसका कोई जो है अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये शब्द पूरा अपना अर्थ तभी लेगा जब वो जो है रूढ़ शब्द के रूप में मुख्य शब्द है। यदि आप इसकी खंड कर दोगे तो उससे कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। एक होते थे यौगिक। यौगिक मतलब 2 शब्दों के मेल से बने, जैसे जैसे यौगिक, जल्दी से बताइए। विद्यालय, बहुत बढ़िया, जैसे विद्यालय है, अनुशासन है, ठीक है, हिमालय है, तो ऐसे शब्द। और एक होते हैं क्या? योग रूढ़। और योग रूढ़ में क्या होते हैं? देखो, योग रूढ़ भी यौगिक है, लेकिन इनका अर्थ जो निकल रहा है वो किसी जो है अन्य को डिफाइन करेगा। जैसे दशानन, ठीक है, जैसे जो है हाँ नीलकंठ हो गया, दशानन हो गया, चक्रपाणी हो गया, वज्रपाणी हो गया। तो ऐसे शब्द जो किसी तीसरे जो है अर्थ को बयां करे। अब देखो, वो तो हम लोग क्लासेस में पढ़ लेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर आपको लिखना, ऑप्शन नंबर डी लिखना है। क्लियर है? डन, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब ये जो आपके पास पेपर आ रखा है उसमें शायद मिसटाइप हो रखा है, इसलिए मैंने इसमें करेक्शन करवा दिया था। देखो, जो आपके पास में ऑप्शन सी और डी है, पहले बताओ ये सही है कि गलत है? सन्यासी में बिंदु आना चाहिए था, इट मीन्स कि ये भी गलत है। और वांगमय तो ऐसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसमें? वांगमय, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट। तो मतलब ये तो वैसे भी गलत जा रहा है। अब ग तो कोई है नहीं, वर्ण है, तो यहां पर जो सही है वो है द्रष्टव्य। दृष्टि का द्रष्टव्य आप लोग लिखोगे तो ये क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बिल्कुल भाई। क्या चीज? ये नहीं था ना, मैं वही कर रहा हूं, उसमें दृश्य कुछ मिस टाइप हो रखा है और उस समय हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। इसको द्रष्टव्य कर लेना, क्योंकि बाकी तो वैसे भी सही नहीं है। तो इस हिसाब से या तो बोनस ले लो भाई आप लोग। ये कैमरे के पीछे जो है वो देखते रहना है, सही चल रहा है ना? ठीक है, गोरा लग रहा हूँ मैं? ठीक है, पक्का, ठीक है, चलिए गुड। चलिए 6 का आ जाइए, 6 का बी। 7th का राइट आंसर दीजिए।
7th का आएगा मुक्ति बोध जी ने। अच्छा ईयर बता दोगे कि भूरी भूरी खाक धूल किस वर्ष लिखी थी इन्होंने? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। 1970, 1980, 1990 या 1995। मतलब नो आइडिया, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1980 में। इन्होंने जो ये लिखी थी 1980 में। मुक्ति बोध जी की कोई 3 रचनाएं, चाहे आप लोग भूल गलती से ही बता दो, लेकिन बताओ। इनकी पहली रचना तो यही याद रख लो, भूल गलती। इन्होंने एक लिखी है भूल गलती, है ना। अगर आपने नहीं सुना है कोई बात नहीं, समय दीजिए, एक एक करके लिखिए और आराम से समझिए, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसने लिखी है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इन्होंने ही लिखी है। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है ना। अब कई बार आप अपने किसी चहेते मित्र को चांद बताते हो तो गुस्से में वो भी मुंह टेढ़ा बना लेती है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। और इन्होंने लिखा है ब्रह्म राक्षस। क्या लिखी है इन्होंने लिखी है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। इस तरीके से याद रखना। बाकी देखो सुमित्रा नंदन पंत जी की पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बताई थी, ठीक है। मंगलेश डबराल जी का तो खैर हर बार जिक्र होता है। मंगलेश डबराल की सबसे प्रमुख कौन सी बताई थी पिछली क्लास में थी? जल्दी से बताओ वरना आप सभी लोगों को। हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है, जल्दी बताओ वरना घर का रास्ता दिखा देंगे आपको। घर का रास्ता इन्होंने लिखी है, पहाड़ पर लालटेन इनकी है, कवि की रोटी जो है ये इन्होंने लिखी हुई है, राइट। इसके अलावा अगर आप लोगों से सुमित्रा जी का पूछो तो आप लोगों को याद होगा, जैसे युगवाणी था, युगांत तो इन्होंने लिखा था, लोकायतन था, ग्रंथि था, वीणा था, गुंजन था। लास्ट टाइम मैंने ये सब बताया, तो मैं बार बार हर क्लास में सेम चीजें रिपीट नहीं करूंगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ऑप्शन लिख लेना इसका डी 7th का। इसमें यथेष्ट था, मैंने आपसे करेक्शन कराया था ना, देखो टाइप से भाई कई बार हो जाती है भूल, तो आप परेशान ना होना, ये है यथेष्ट। और यथेष्ट जो है इसमें कौन सा शब्द संधि आएगा? गुण आएगा। कैसे बांटा आप लोगों ने इसको? यथाधन, ईस्ट में छोटी ई लिखो या बड़ी? छोटी ई, यथाधन ईस्ट, है ना। और यथा में क्या आया? आ, इधर क्या आया? ई। आधन ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आधन ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और ये क्या हो जाएगा? ए के उच्चारण में एक सिंगल आता है, यानी कि गुण संधि इसका जो है सही जवाब आ रहा है ना। क्योंकि अगर इसमें देखो आप बड़ा ई लिखते हो तो आधन ई में आए, वो बड़े ई की मात्रा आएगी, तब गलत हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो है छोटा ई लिखना है जी, बड़ा ई नहीं आएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गुण संधि हो जाएगा। गुण संधि के सारे गुण मैं आपको बता चुका हूं। आई होप सो आप लोगों को जो है चीजें क्लियर भी होंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं? अब देखो जी, आप लोगों ने प्रत्यय पढ़े हैं 2 तरीके से, है ना। एक पढ़ा है आप लोगों ने कृत प्रत्यय, और एक आप लोगों ने पढ़ा है तद्धित प्रत्यय। अब डोंट से कि सर हमने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ाया है। मैंने ही पढ़ाया है। हिंदी का टीचर कोई और होता तो मैं बोलता कि मुझे नहीं पता जी। अब मैं क्लेम मार रहा हूं कि मैंने ही कराया, राइट। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? सर वो प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय, इनको हम लोग क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय होंगे। और इसी कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो बनते हैं इनको कृदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको कृदंत कहते हैं, राइट। अब तद्धित प्रत्यय में क्या होगा? बिल्कुल सौरभ, ये वो प्रत्यय हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, अव्यय हो गया, विशेषण हो गया, अगर इनके अंत में कोई लग रहा है तो उसके लिए क्या आएगा फ्रेंड्स? उसके लिए आएगा आपका तद्धित प्रत्यय। समझ में आ रहा है ना थोड़ी बहुत सी बातें? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण लिखूं, जैसे मैं लिखूं क्या? सेठ प्लस आनी, क्या हो जाएगा? सेठानी हो जाएगा, यही होगा बिल्कुल। अब सेठ जो है जेठालाल भाई की तरह, तो ये क्या है? अपने आप में एक संज्ञा को दर्शा रहा है, सेठ आदमी है ना, अपने आप में जो है एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, कर्ता को दर्शा रहा है। अगर इसके बाद में मैं आनी लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? सेठानी बन जाएगा, यानी कि वो तद्धित प्रत्यय का जो है उदाहरण वहां पर आ जाएगा।
तो अब जब हमने ये कहा कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं, तो आपने लिखा ना क्रिया या धातु के अंत में, तो यहां देखो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी है क्रिया, तो इट मीन इसका राइट आंसर क्या लिखना था, सी लिखना था। इजी था, आई होप सो इजी था। नेक्स्ट आओ, किस कवि की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म दोनों का जो है प्रतिकार मिलता है? ऑप्शंस आपके सामने है, प्लीज आप लोग बताएं कौन है, क्योंकि आंसर इतना प्यारा है कि आप दिन में ही खोज लोगे, वरना रात के अंधेरे में लालटेन ले जाना। पक्का? डबराल जी कैसे आपको पता चला? लालटेन बोला, ठीक है बढ़िया। तो इसका राइट आंसर लिख लेना ऑप्शन नंबर सी। लालटेन क्यों बोला? अभी आपने कहा था कि पहाड़ पर लालटेन जो है इन्होंने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा जो है घर का रास्ता इन्होंने ही दिखाया है, कवि की रोटी इन्होंने दी है, तो इट मीन मंगरेल डबराल बिल्कुल जो है सही है। शैलेश मटियानी की सिर्फ 3 बताना, क्योंकि मैं पिछले 2-3 क्लासेस में करवा चुका हूँ। बिल्कुल, और कबूतर खाना, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ ना, बोरी में भर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। बोरी बली से बोरी बंदर है ना, ये भी इन्होंने ही लिखी है। और कबूतर खाना हो गया, इसके अलावा जल्दी जल्दी। प्यास और पत्थर, ये किसने लिखी है? इन्होंने ही तो लिखी है ना, ठीक है। तो ऐसे 2 बूंद जल, ये किसकी है? ये भी शैलेश जी की है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। शेखर जोशी में, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। दाजू बहुत बार पूछी गई है। मेरा पहाड़, मेरा पहाड़ जो है इन्होंने लिखी, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके अलावा, ठीक है, ओके, और आदमी का डर, कोशी के घटवार, नौरंगी बीमार है, बदबू, ये सब इन्होंने तो लिखी हैं। और ये मैं पिछले 4-5 क्लासेस से लगातार आपको चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप याद करो प्लीज इसको ध्यान से, ठीक है। 10th का राइट आंसर मिला था हमें सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आओ। अब देखो यहाँ भी मैंने करेक्शन करवाया है, आप लोगों के पास शायद थोड़ा सा कुछ हटके आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये सही करवा दिया था। पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, कौन सा ऊष्म नहीं है ना? तो इसमें जो है क्या नहीं है? म नहीं है। बाकी आप लोग जानते हैं कि भाई तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये हमारे पास में क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन आते हैं। ये सारे हमारे पास में ऊष्म व्यंजन आते हैं, राइट। तो श भी है, ह भी है, श भी है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। जो नहीं है वो क्या है? वो म ऊष्म व्यंजन नहीं आता। इसको प्लीज करेक्शन कर लेना और इसको सही जवाब लिख लेना। भाषा में लोकोक्ति बोली जाती है, बिल्कुल, मुहावरे बोले जाते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते समय जो है किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, है ना, प्रयोग किस कारण से किया जाएगा, ठीक है। किसी वाक्य को गतिशीलता देनी हो, इसको जो है स्वाभाविकता देनी हो, इसमें सहजता लानी हो, तो भाई ये आप लोग जो है अगर गेस भी करते तो भी सारी चीजें सही आ रही है कि भाई मुहावरे अगर बोलने, लोकोक्ति बोलना, तो उसमें जो है किसी वाक्य में हम लोग गतिशीलता दे सकते हैं, उसमें जो है स्वाभाविकता के साथ साथ सहजता भी होनी चाहिए, तो इट मीन ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। आत्मा का पर्यायवाची शब्द है, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो प्राण, जीव, आत्मन, ये पर्यायवाची है आत्मा के, लेकिन चेतना ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिसटाइप हो रखा, आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है लिखना है इसको। आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर चेतना क्यों नहीं होगा, बताओ कोई जल्दी से। चेतना क्या होता है? जागरूकता। हमारी जो जागरूकता वही तुम्हारी चेतना है, तो चेतना को हम लोग जागरूकता लिख सकते हैं, तो इट मीन चेतना नहीं। अच्छा एक चीज, सर हम लोगों ने तो सुना था कि किसी का नाम चेतन होता है, मान तो मैं चेतन का मतलब होता है यहाँ पर किससे? आत्मा से, लेकिन चेतना नहीं। चेतन होगा तो आत्मा होगी, चेतना होगा तो जागरूकता होगी, है ना। आप जो है इतने सचेत रहना, मन, प्राण, स्वयं, हृदय, ठीक है, अंतरात्मा, ये जीव, ये सब किसके लिए है जी? आत्मा के लिए। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी। कब? जब यहाँ पर ये लिखा हो कि आत्मा का पर्यायवाची नहीं है पूछा हो तो इसको छोड़ के जिसने जो भी लिखा हो मैं सही आंसर दे दूंगा। संक्षेपण का मतलब क्या है? संक्षेप में बताओ, डिटेल में बताओ। संक्षेपण करना, किसी चीज को क्या करना है? सिर्फ जो है महत्वपूर्ण जो हमारे पास में बातें हैं, अनिवार्य जो हमारे पास में तथ्य हैं, सिर्फ उनका चयन करो और मुझे बताओ। इसलिए मैं कहा संक्षेप में बताओ, संक्षेपण करो इसका। तो संक्षेपण मतलब अनिवार्य तथ्यों का चयन करना, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। और जल्दी आओ, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी शब्द है? हाँ जी, मकान, श्योर है? हजार क्या है फिर? हाँ, अरबी, बाकी लोग बताओ हजार कौन सा शब्द है?
1000 फारसी शब्द है। बाकी रही बात, कानून अरबी है, मकान अरबी है, आदमी अरबी है। तो कानून, मकान, आदमी ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं जी, है ना। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा आराम से। 1000 जो है वो किस में आएगा, फारसी में आएगा, राइट। विलोम शब्दों के निर्माण में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ये बहुत आसान है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, समझ में आ रहा है या इसका कुछ आपको उदाहरण दूं? बताओ महक, तनुजा, क्लियर हो रहा है? चलो एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि शुद्ध का विलोम क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध का विलोम क्या है, अशुद्ध है, यही आएगा ना। तो अब इसमें देखो, शुद्ध से पहले जो ये अ लगा है ये क्या है, प्रत्यय तो नहीं बोलेंगे इसको, ये क्या है, ये है उपसर्ग। सीधा सा हो गया, समझ में आया ना। एक ही सीधी सी बात है कि अगर आपके सामने कोई शब्द आता है तो उसमें आप देखो कैसे लिखा है। जैसे अगर मैं लिखूं आदर, आदर का अपोजिट क्या है, आदर का अपोजिट है निरादर। अब आप मुझे बताओ निरादर में कौन सा जो है उपसर्ग है, निर उपसर्ग आ गया इसमें। जैसे मैं लिखूं वाद, विवाद आएगा पक्का, या वाद का प्रतिवाद आएगा, प्रतिवाद आएगा ना, विवाद नहीं। चल ठीक है, तो वाद क्या आएगा, इसका प्रतिवाद आएगा। अब जैसे वाद से के बाद में प्रतिवाद जब अपोजिट आए तो प्रति क्या लग गया, इसमें उपसर्ग लग गया है। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। 16 का ए लिख के आगे बढ़े। नेक्स्ट आओ 17 क्वेश्चन। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है नहीं पता। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता, है ना। कोई मुझे लगातार फोन कर रहा है, कौन कर रहा है नहीं पता, मैं फोन चेक नहीं कर रहा हूं। तो यानी इसमें अनिश्चय है, निश्चय तो नहीं है। तो इट मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा कोई आ रहा है ना, कोई आ रहा है। ठीक है, चलिए। काली घटा का घमंड घटा, बोल बोल के भाई देखो मैं तो बहुत थक गया, आप लोग पढ़ पढ़ के थक गए। क्या लिखूं इसमें, यमक गलत है, बाकी लोग बताओ। यमक ही सही है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए, तो यमक इसका बिल्कुल सही है ना, काली घटा का घमंड घटा। यमक की डेफिनेशन क्या थी, बस बस ठीक है। शब्द की तो यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ इनका बार बार क्या हो जा रहा है, भिन्न हो जा रहा है। आप लोगों ने कहा था ना काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें देखो घटा, घटा का मतलब क्या है, काली घटा, घटा मतलब बादल, राइट। और घमंड घटा, घटा का मतलब क्या है, कम होना, घट जाना। मतलब जिस समय बादल जो है वो छाए हुए थे तो बहुत उनको घमंड था, गर्जना कर रहे थे, ठीक है, काले बादल छाए हुए थे, हमें डरा दिया था। जैसे कल देखो, कल सुबह 9:30 पौने 10 पे ऐसा हो रखा था कि जैसे शाम के 6-7 बजे हो, बहुत तेज बारिश हुई थी ना, कुछ ऐसा ही है, शाम को था माहौल ऐसा, ठीक है। तो बहुत तेज बारिश हुई थी, तो वहां पर काली घटा घमंड में थी, लेकिन जैसे बादल छटे, धूप आई तो काली घटा का घमंड घटा। एक और उदाहरण जल्दी, 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है, 3 फल खाती है बेर के फल, और 3 बेर मतलब 3 टाइम खाती है। इसके अलावा जल्दी बताओ, कनक कनकते 100 गुने, इसमें भी तो है कनक कनक। तो कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। अगर किसी को बहुत ज्यादा सोना मिल गया तो वो भी बौरा जाता है, इतना सारा पैसा, इतना सारा सोना। और कोई धतूरा अगर खा ले तो वो भी जो है, भोले का नाम लेके, भोले का प्रसाद लेके कई लोग धतूरा खा जाते हैं, लेकिन उसमें बौरा जाता है, ठीक है। तो उससे भी क्या हो जाएगा, दिक्कत, नुकसान हो जाएगी। अभिषेक, राइट, चलो बैठो, लेट हो आज बस, कोई बात नहीं, ये आंसर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इससे पहले के जो हो गए ना अभिषेक, वो या तो क्लास के बाद इनसे देख लेना, या मैंने ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करनी है, वहां से देख लेना इससे पहले, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका काली घटा का घमंड घटा। इसमें आ गया आपका यमक अलंकार, ठीक है। चलिए, उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। उपमा, सूरज वो बंद कर दो। उपमा, बस सही जा रहे हो। जैसे अगर हम लोग कहें चंद्रमा सा सुंदर मुख, अगर मैं कहूं चंद्रमा सा सुंदर मुख, तो भाई यहां पर तुलना हो रही है ना, मुख की तुलना चंद्रमा से हो जा रही है यहाँ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा है ना, तो ऐसे आते हैं ना। तो यानी कि वहां पर क्या है, अच्छा श्लेष में क्या होता है, जिसमें मतलब श्लेष का अर्थ ही अपने आप में चिपका हुआ है। शब्द एक होगा, अर्थ उसके दो होंगे। शब्द एक ही होगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, हलधर के 2 अर्थ होते हैं, वृष भानुजा के जो है 2 अर्थ होते हैं, मंगन को देख पट बार बार, सुना किसी ने ये वाला, किसी ने अगर ये सुना है कि मंगन को देख
पट बार बार। सर इसका मीनिंग समझ नहीं आएगा। मंगन कौन होता है? मांगने वाला, भिखारी जो होता है। जब भिखारी सामने आता है तो भाई दो चीज होते हैं, या तो पट, पट का मतलब या क्या है, पट का मतलब यहाँ पर वस्त्र से, या तो आप उसको जो है वस्त्र दे दोगे कि लो भाई तुम वस्त्र रखो, वस्त्र पहनो, नॉले नॉले नॉले, या तो पट का मतलब होता है दरवाजा, या तो आप उसको देखते ही जो है किवाड़ खिड़की दरवाजे बंद कर दोगे। तो मंगन को देख पट बार बार, ये जो है किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण। यमक के मैंने बता दिया, इसका जो है राइट आंसर यमक है। उपमा यानी कि जहां पर जो है किसी के साथ तुलना की जा रही है, उपमेय उपमान होता है उसमें, सादृश्य वाचक होता है उसमें, आऊंगा मैं उस पर, डोंट वरी, है ना। और लास्ट में है अनुप्रास। अनुप्रास में क्या आता है? कोई एक उदाहरण दो अनुप्रास का। वर्णों की, वर्ण जो होते हैं उनकी आवृत्ति होती है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी, क्या था, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो जब आप ये सुनते हो ना, थोड़ा सा मैं डिटेल जा रहा हूं, प्लीज बना के रखना, भूलना मत। जैसे मैंने कहा कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहां देखें आप लोग, इन दोनों में अगर देखें, ठीक है, इन दोनों में देखें तो यहां देखो मां वर्ण की आवृत्ति एक बार, दो बार, तीन बार। देखो मां वर्ण की आवृत्ति ऐसे स वर्ण की आवृत्ति। तो यहां पर क्या हो रहा है? वर्णों की जो है आवृत्ति हो रही है बार बार। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है? इसमें आ रहा है आपका अनुप्रास, लास्ट वाला। ठीक है, एक मिनट देना प्लीज। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ना क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट दो क्वेश्चन है हिंदी के, उस पर देखते हैं। जैसे दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक, है ना, तो वैसे द्यूत क्या होता है? ये तो आप लोगों ने महाभारत में वैसे भी सुना होगा, है ना। पासा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, है ना, आप नहीं खेलते हैं, लेकिन जुआ जो होता है उसके लिए द्यूत शब्द आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो, उससे पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। भाववाच्य मैंने आपसे कितनी बार कह दिया, जिसमें कर्म की प्रधानता, वो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्तृवाच्य। जिसमें न कर्म, न तो कर्म की प्रधानता, न कर्ता की, बल्कि उसमें भाव प्रधान हो। और अक्सर क्या होता है ना, भाववाच्य की पहचान बताता हूं, जहां पर वाक्य पढ़ के ऐसा लगे कि किसी से बोला जा रहा है या किसी को बताया जा रहा है, उससे पढ़ा नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो ये मैं किसी को जैसे बोल रहा हूं ना बात कि यार उससे ना चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता ये अपने आप में एक भाव है। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें क्या है, पढ़ा नहीं जाता, इसमें भाव है। आप अब नाम अपना अपना लिख लेना, किस किस से नहीं पढ़ा जाता, है ना, तो वो देख लेना, लेकिन इसका राइट आंसर आ जाएगा भाव। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। अब आओ जल्दी से, लास्ट टाइम आप लोग कह रहे थे अंग्रेजी भी लाओ भाई, तो चलो ठीक है, जो अंग्रेजी पढ़ रहा है वो बाद में पढ़ लेना आराम से। उत्तरांचल राज्य स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कौन सा आयोग था? पंत जी, लिब्राहन, दीक्षित आयोग था या बैनर्जी आयोग था? क्या लिखा आप लोगों ने? दीक्षित आयोग। सिर्फ सौरभ इतना बताना कि उत्तराखंड राज्य में जो स्थायी राजधानी बनाने के लिए चयन आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? बहुत बढ़िया सौरभ, ठीक है। तो इसका गठन हुआ था 11 जनवरी 2001 में। कौन सी सरकार थी? है, कांग्रेस की सरकार थी इस समय? अच्छा पक्का, ठीक है, बीजेपी थी, ठीक है, बीजेपी थी इस समय। क्योंकि उसके बाद देखो ये क्या हुआ था, कुछ समय तक जो है शांत रहा और फिर से पुनर्जीवित हुआ था 28 नवंबर 2002 को, जब वापस कांग्रेस आई। तो 28 नवंबर 2002 को जो ये मांग थी स्थायी राजधानी बनाने की, इसको जो है क्या किया गया, फिर से मतलब कह लीजिए कि जुवेनाइल किया गया या फिर से जो है रीमर्ज किया गया, इसको जो है पुनर्गठित किया गया। और यही कारण है कि इसके बाद वीरेंद्र दीक्षित जी की अध्यक्षता में 1 फरवरी 2003 को इनको अध्यक्षता दी गई। 1 फरवरी 2003 का, याद रखना दीक्षित जी का जो कार्यकाल था वो 1 फरवरी 2003 का था। और इन्होंने फिर जो है स्थायी राजधानी बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की थी। रिपोर्ट सबमिशन कब दी थी दीक्षित आयोग ने? 2008, बहुत बढ़िया, 17 अगस्त 2008 को जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी, है ना। तो उत्तराखंड में इस तरीके से जो है बना था स्थायी राजधानी के चयन के लिए दीक्षित आयोग। तो 21 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अपने अपने आंसर स्टिक करते रहेगा।
एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, वो मिल जाएगा ना आपको, आंसर्स भी लिखते रहना। अच्छा ये भी आपके लिए आसान पड़ गया, हिमालय का इतिहास, ठीक है, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी। यहीं पर बताओ कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है? कुमाऊं का इतिहास आप लोग कह रहे हैं कि बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा है। यहीं पर बताओ उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा? उत्तराखंड का इतिहास, हाँ क्या बता रहे? शिव प्रसाद, ठीक है चलिए बिल्कुल सही है। तो इसमें लिखना उत्तराखंड जो है शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा है, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब बताओ गढ़वाल का इतिहास? हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने, वही है टीरी का, गढ़वाल का इतिहास, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल। ये लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। गढ़वाल का इतिहास जो लिख रहा है वो मेंशन करते रहना प्लीज डैश करके। हरिकृष्ण रतोड़ी जी। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल जी। उत्तराखंड का नवीन इतिहास तो आप लोगों के पास होगी बुक, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोर जी ने लिखी है ना, तो कठोर जी की ऐसी बुक का जो है नाम हमें मिल जाता है। आप लोगों ने डॉक्टर योगेश धस्माना जी का नाम सुना है? कौन सा लिखा है इन्होंने? इन्होंने भी कुछ इतिहास करके लिखा है, कौन सा? आंदोलनों का इतिहास। इन्होंने जो बुक लिखी है ना डॉक्टर योगेश धस्माना जी ने, तो इन्होंने आंदोलनों का इतिहास लिखा है, आंदोलनों का इतिहास। अब इतनी सारी पुस्तकें हैं कि ये क्लास इतिहास बन के रह जाएगी, इसलिए बस कुमाऊं का इतिहास याद रखना, उत्तराखंड का इतिहास याद रखना, गढ़वाल याद रखना, नवीन जो है इतिहास आप लोगों को पता चल गया, और आंदोलनों का इतिहास यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आएगा, मदन चंद्र भट्ट जी। उत्तराखंड निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? सुरेश भाई जी को किया गया है। अच्छा कहीं ये वही सुरेश भाई जी तो नहीं है जिनको एक और प्रसिद्ध सम्मान मिला है? सॉरी, हाँ, जिन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत की, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान की शुरुआत इन्होंने की, पर्यावरण विभूषण सम्मान इनको मिला है, गौरा देवी सम्मान जो है ये इनको मिल चुका है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो गौरा देवी सम्मान मिलने वाले जो है ये भी कौन है? सुरेश भाई जी हैं। तो इसका राइट आंसर लिख लेना सुरेश भाई, है ना। आज आपके साथी सुरेश नहीं आए, उनके लिए भी अच्छा हो जाता। अच्छा चले गए, आए थे। हिमालय दिवस कब मनाते हैं? 9 सितंबर को। हिमालय दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी और उस समय जो है सीएम कौन थे? 14 में, ठीक है 2014। और सीएम कौन थे? 15 से स्टार्ट हुआ था, 14 में जो इसका घोषणा हो गई थी। सीएम कौन थे? नहीं, हरदा थे, बिल्कुल सही है, हरीश रावत जी थे, है ना। उस समय हरीश रावत जी थे, तो उन्होंने क्या किया था 2014 में शुरू किया था, और 15 से इम्प्लीमेंटेशन इसका हो चुका था। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, अब हालांकि ये थोड़े बहुत वाले सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनको या तो स्किप कर दो या तो अगर आते तो फटाफट लिख दो, है ना। आता है कुछ? 27 से लेकर 29 सितंबर 2024 को हुआ था। ये जो देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं, इनकी शुरुआत हुई थी 2015 से। और आप लोग इस बात को भली भांति से समझते हैं कि क्यों? क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में काफी अच्छा अपना योगदान दे भी रहा है, और अगर इस पर्यटन में हम लोग जो है फिल्म जगत को इनवाइट कर दें, अच्छी अच्छी मूवीज यहाँ पर बन जाएं, भले कुछ मूवीज बनी थी पिट गई पर्दे पर, वो अलग चीज है, क्योंकि मीटर चालू था, बत्ती गुल हो गई थी, बनी थी ना, शाहिद कपूर ने बनवाई थी, मतलब उनकी थी, बल चली नहीं, है ना, क्योंकि जबरदस्ती ठहरा और बल लगाओगे मूवी में तो कहां से चलेगी बल, ठीक है। तो इसलिए तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में निम्न से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया था? स्वास्तिका जोशी जी, बिल्कुल ठीक है, हल्द्वानी की छोटी सी एक बालिका है, हल्द्वानी से। और आप जानते हैं कि ये भरतनाट्यम के साथ साथ में एक अच्छा वायलिन प्लेयर भी हैं। वायलिन जो है ये काफी अच्छा बजाती हैं, वायलिन जो है प्लेयर भी हैं, और इसी को लेकर इनको सम्मान मिला। ऐसा नहीं, इनको इससे पहले भी सीएम के हाथों सम्मान मिल चुका है, बहुत जगह पर इन्होंने परफॉर्म किया है, और जो है हल्द्वानी की रहने वाली इनको उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सम्मान दिया है। तो उत्तराखंड जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके द्वारा इनको क्या किया गया है? इस बार सम्मान दिया गया है, कौन सा? भरतनाट्यम के क्षेत्र में उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से, है ना। कलाकारों को उत्तराखंड के जो भी कला, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको मिला था, और बहुत सारे थे, लेकिन भरतनाट्यम स्पेशली अगर मेंशन किया है तो भरतनाट्यम के क्षेत्र में जो है इन्हीं को दिया गया है, ठीक है। चलिए, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, श्योर, पक्का। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 27वें पे आना। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत किन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर? ये तो बेसिक सवाल है। सहस्त्रधारा, जोशियाड़ा या गौचर सहस्त्रधारा वाला जो है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही कर लेना।
अब ये फैक्चुअल चीजें आती है, फटाफट आप लोगों से पूछने का काम है उसका, तो पूछेगा आगे बढ़िएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या लिखना है इसका, बी लिखना है। जो डिटेलिंग वाला होगा उस पर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आपसे पूछ रहा है, चलो मैं कोड भी नहीं देखता हूँ, आप लोगों से थोड़ा सूचना लेते हैं क्या आएगा इसका। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। भाई एक चीज बताओ, आप होम स्टे करवा रहे हो तो किसको करवाओगे होम स्टे, पर्यटकों को ही तो करवाओगे। सीधी बात है, होम स्टे अगर बन रहे हैं कहीं पर, इतने बड़े बड़े रिसोर्ट बन रहे हैं, होम स्टेज बन रहे हैं, या सरकार सपोर्ट कर रही है, तो वो इसलिए करे ना ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो ये एक लॉजिकल सी सिंपल सी बात है कि हमें सोचना है कि पहले का आंसर आना चाहिए था 2। अब यहां पर अगर मिलेट मिशन लिखा है तो इसका कीवी से क्या मतलब है, भाई मिलेट उत्पादन है तो मिलेट उत्पादित करेगा। और जो मुख्यमंत्री, अब यहां पर क्या आएगा देखो, रूरल आ सकता है, कीवी आ सकता है, और जो है योजना आ सकती है, कौन सी, विकास योजना आ सकती है, राइट। तो अगर हमारे पास में जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण कीवी विकास योजना है, तो वो कीवी के उत्पादन के लिए ही आनी चाहिए। तो इट मींस इसका राइट आंसर बन रहा है 2, 1 और 3। अब ऑप्शन देख लीजिए, 2 और 1, 3 अगर कहीं पर है तो 2, 1, 3 आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर दीजिएगा आप लोग। चलिए ये थोड़ा एक अच्छा सवाल बन सकता है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत चीजों को पढ़ा है तो आई होप सो आप इसको कर पाओगे। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में पशु धन संख्या 44.27 लाख है। जब नहीं आए ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दो। स्किप किया था या अटेंड किया था, स्किप किया था सभी लोगों ने। चलो लेट्स सी। दूसरा पूछ रहा है आपसे, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना 969 लाभार्थियों को अनुदान इसमें मिला है। उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन का बजट जो है 100 करोड़ का है, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 और 23 के बीच में वन आवरण में लगभग 1.3 स्क्वायर किलोमीटर की जो है कमी आई है। तो इसका जो आप लोगों ने क्या चुनना था, गलत चुनना था ना, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है, क्योंकि भाई मिलेट मिशन के लिए जो है 100 करोड़ योजना नहीं थी, बल्कि मैं कहूंगा मिलेट मिशन और जो अभी आपने कीवी उत्पादन मिशन जो दिया है ना, इन दोनों के लिए 134.89 करोड़ का बजट आया था। 134.89 करोड़ के बजट के साथ में कीवीज को, या फिर जो है उत्तराखंड में मिलेट है, मिलेट समझते हैं आप लोग क्या होता है, मोटा अनाज बाजरा जो होता है स्पेशली, है ना, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो है ये योजना यहाँ पर लाई गई थी। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्रैगन फ्रूट उपजाओ बढ़िया, कीवीज उपजाओ बढ़िया, तो उसके लिए आई थी। चलिए 30th, ये सवाल भी भाई सौरभ बता के थक चुके और मैं भी बोल बोल के थक चुका। कितनी बार ये सवाल बनेगा, एक ही में रखूं इंग्लिश वाले, तब बाद में देख लेना इसको आराम से भाई, है ना। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सौरभ मानते इसको, कितना था, कितना था, नहीं नहीं घनत्व कितना था, टोटल 41 था, यही था ना। अच्छा सबसे ज्यादा किसका बताया था, हरिद्वार कितना, ठीक है बिल्कुल सही है ना। अब इसके अलावा आप लोगों से ऑप्शन 2 तो वैसे गलत हो गया, कह रहा है कि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भाई कम तो हमें पता है उत्तर काशी का है, तो ये तो गलत है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, क्या ऐसा है, हाँ ये बिल्कुल याद रखना कि मुस्लिम आबादी जो है ये सबसे ज्यादा कहां पर है, हरिद्वार में है, न बल्कि आपके कहा उधम सिंह नगर में, है ना। तो इट मींस कि पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, तो इसका जो राइट आंसर एकमात्र सही कथन बन रहा था वो ऑप्शन नंबर डी बन रहा था। अब संख्याओं को लिखने की आवश्यकता आप लोगों को पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है, समझना कि यहाँ पर जो है इसकी आवश्यकता पढ़नी नहीं चाहिए कि कहां पर जो है कितने होते थे। हरिद्वार सबसे पहले है मुस्लिम आबादी को लेकर, फिर उधम सिंह नगर दूसरे में आता है, और तीसरे में आता है देहरादून, ये याद रखना। अच्छा पूरे राज्य में सबसे ज्यादा कौन है, हिंदूज हैं, 82.97% जो है हिंदूज है, और मुस्लिम्स की संख्या कितनी है, 13 पॉइंट समथिंग में, 13 पॉइंट से, उसके बाद सिखों की संख्या 2 पॉइंट समथिंग में आती है, राइट। तो इट मींस कि सबसे ज्यादा हिंदूज, फिर मुस्लिम्स, फिर जो है सिख, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेगा अल्पसंख्यक वर्गों को लेकर, राइट। तो इसका राइट आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखना, कई बार करवा चुके हैं। कुल जन घनत्व फिर बोलूं या आपको याद है उत्तराखंड का, टोटल 189 है ना, ये मैंने आपको पिछले 2-3 क्लासेस में करवाया है, एक्सक्यूज मी। चलो ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, बीच में कॉल आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आंसर मिल गया इसका, डन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है।
अब दीर्घकालिक है तो सबसे दीर्घ पे चले जाओ, 2045 लिख लेना, इसका सही जवाब है 2045 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2045 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम प्लीज, 30 सेकेंड। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम। मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम भी कि अवरोही होता है डिसेंडिंग, मतलब आपको सबसे पहले ज्यादा बताना है, फिर कम, और फिर सबसे कम बताना है। क्या लिखूं इसका? डी बोला है, बी फॉर बबीता जी, बॉय। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 72.29%। यहां जो है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम लोगों ने चलना है। वैसे सबसे ज्यादा देहरादून की है 78.54%, 78.54% वैसे देहरादून में, लेकिन देहरादून ऑप्शन में तो है नहीं, तो हमें जब जवाब लिखने होते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस लिखने होते हैं। तो 72.29% जो है ये सबसे ज्यादा कहां पर है, इन ऑप्शंस के मुताबिक में ये है आपके पिथौरागढ़ में। फिर रुद्रप्रयाग में आपका 70.35%। ठीक है, 70.35%। अगर आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, महिला साक्षरता की जो है दर को देख रहे हैं। और लास्ट बचा हमारे पास में कौन सा, दैट इज उधम सिंह नगर, जो सबसे कम भी रखता है 64.45%। तो 64.45% ये है जी सबसे कम। पूरे अगर हम लोग उत्तराखंड में चले तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है यहीं पर आपको नजर आएगी। क्या चीज? उत्तरकाशी में सबसे कम है। कितना है उत्तरकाशी में? 72। ये तो 64 आ रहा है, 60 कुछ है। चलो इसको एक बार रीचेक कर लेना इसको प्लीज, उधम सिंह नगर वाले को। लेकिन सबसे ज्यादा जो है पिथौरागढ़ में है, फिर उसके बाद जो है रुद्रप्रयाग में है, और उसके बाद जो है आपका है कहां पर, दैट इज इन उधम सिंह नगर। अच्छा ये बताओ टोटल साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार? 87 नहीं, कुल 78.82 इज द राइट आंसर। अब इसमें पुरुषों की बताओ। 87.40। सौरभ सही दोगे या गलत? सही दे दो इनको, कभी तो डाउट दो। तो मेल्स का जो है वो है 87.40, और फीमेल्स में 70% है ना, तो फीमेल्स के लिए वहां पर आ जाएगी 70%। तो इस हिसाब से इसको याद रखना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 32। ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य क्या है? कृषि और व्यापार नहीं है ना, पशुपालन। ऑप्शन सी लिख लेना। पर्वतीय भागों में अगर आप लोग रहे हैं तो आप जानते हैं कि वहां पर गांव मोहल्ले में अक्सर कृषि होती है। कृषि के अलावा जो है एनिमल रेयरिंग का काम होता है, वहां पर पशुपालन है ना, पड़ोस वाले गांव में दूध बेच लो। आजकल तो यही चल रहा है, गांव जो है खाली हो चुके हैं, गाय भैंस कोई पालता नहीं है। मेरे खुद के गांव में एक भी गाय भैंस नहीं है, तो हम कहाँ डिपेंड है? जो बगल वाला गांव है वहां से दूध लगा रखा है हर किसी ने, और वहां चलता है लोटा सिस्टम कि एक लोटे दूध की कीमत ये है, कि लोज में नहीं चलता है ना, कि भाई एक लोटा है, ठीक है, वो भी एक फिक्स होगा ना अमाउंट, तो इसका इतना रुपया लगेगा। घी जो है आपको 600 700 800 रुपए किलो मिलेगा, जो भी रेट होगा, आई डोंट नो क्या रेट चल रहा है, राइट। तो ठीक है, वो पशुपालन कर रहे हैं, वहां पर अच्छा जो है कमाई हो रही है, कृषि के आधार पर जो है अच्छा अपना जो है उपजीविका को कमा पा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिशन गौरा शक्ति का प्रारंभ किया गया है, बताओ भाई महिलाओं, बोलो बोलो। गौरा शक्ति, डी बोला आप लोगों ने, बी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और उनके प्रति होने वाले हिंसा के खिलाफ चलाया गया है गौरा शक्ति। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी लिख लो इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है गौरा मिशन के लिए। चलिए ऑप्शन बी। 35 में आना। वेदमाला किसने लिखी है? हरिराम धस्माना जी, ठीक है, ऑप्शन ए लिख लेना, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ना। वेदमाला ऑप्शन ए, 35 ऑप्शन ए। 36 ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। 36 का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए कहां से शुरुआत हुई थी इसकी पर्वतीय राज्य परिषद की? रामनगर से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। और इसके जो है अध्यक्ष कौन चुने गए थे उस समय? जल्दी बताओ। हाँ सही जा रहे हो, दया, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कृष्ण, कृष्ण तक ये आ गए, और कोई आगे? इन्होंने दया बोला, इन्होंने कृष्ण, आप पांडे बोल दीजिए। तो दया कृष्ण पांडे जी, दया कृष्ण पांडे जी, ये बिल्कुल सही है। ये जो है प्रारंभ में बना था 25 जून 1967 को
कि कहां से, रामनगर से। और बाद में इसका पुनर्गठन किया गया था 1973 में, जिस समय इसका नाम बदलकर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद रखा गया। तो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद के नाम से 1973 में, और 1973 में इसी जो है पृथक राज्य परिषद के साथ में 2 और लोग जुड़े थे। हाँ, कौन कौन से? बिष्ट जी थे। कौन कौन से बिष्ट थे? सूरज बिष्ट? नहीं नहीं, सूरज आप तो नहीं थे ना, ठीक है। तो 2 लोग जो थे, एक में प्रताप सिंह नेगी जी थे और दूसरे नरेंद्र सिंह बिष्ट जी थे। तो प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट, ये 2 लोग जो है बाद में इसके साथ जुड़े थे ना 73 में। तो राइट आंसर क्या लिखा आप लोगों ने? ऑप्शन नंबर ए लिखा 36 का। 37 पे आओ फटाफट। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसको देंगे? लेगार्ड, ऑप्शन बी लिख लेना। डॉक्टर अल्फ्रेड लेगार्ड जो है इसको दिया जाता है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड का पहला माउथ एंड फुट पेंटिंग, ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन है। हाँ जी, हरिराम कोहली जी, ठीक है। चलो भाई, जमाना कोहली का है तो कोहली को ही सही कर लीजिए, है ना। 1 लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना 38। 39 का राइट आंसर केशव दास अनुरागी जी, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। नाद नंदिनी पुस्तक के जो लेखक है, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू हुई थी? 2009, ठीक है। रम्माण भी इसी समय हुआ था क्या यूनेस्को में शामिल? बिल्कुल, तो 2009 लिख लेना, ऐसे ही याद रख लेना, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बेसिक है, 1 लाइनर, इस पे ज्यादा समय कैसे दूं, यहां आ सकते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए, खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसको दिया था? जसपाल राणा जी को दिया था। कहाँ के रहने वाले हैं? टिहरी के रहने वाले हैं। निशानेबाजी में दिया था, निशानेबाज थे ना जसपाल राणा जी। क्या हो गया? चल रहा है अभी, देख लो भाई, चल रहा है ना, बढ़िया, ठीक है, ओके गुड। तो ये किसको मिला था? जसपाल राणा जी को मिला था। जसपाल राणा जी को किस निकनेम से जानते हो उत्तराखंड में? गोल्डन बॉय, इनको गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, है ना। हाँ, और इनको अर्जुन सम्मान मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2000 से कम रहना, 2014 नहीं है कुछ भी। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, 1994 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला था 2019 में। 2019 में द्रोणाचार्य सम्मान इनको या पुरस्कार जो मिला था। तो अर्जुन पूछेगा 1994, द्रोणाचार्य पूछेगा तो 2019। ये है हमारे जसपाल राणा जी, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। गढ़वाल रेजिमेंट बताओ भाई, ये तो ब्रिजेश बता ही देंगे। लेंसडाउन, ठीक है, लेंसडाउन सही कर लीजिए। लेंसडाउन को एक और नाम से जानते थे पहले, कालो डांडा, ठीक है, लेंसडाउन कह लेना। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत। अगर रानीखेत वाला आएगा तो फिर कुमाऊं का कह लेना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, कुमाऊं अगर पूछता तो रानीखेत में आप लोग आ जाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन नंबर 43, गढ़वाली सैनिकों के पेशावर कांड में पैरवी किसने की थी? ये कैसा सवाल है भाई, बहुत बेसिक है ना। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने जो है इनके लिए लड़ा था। आजीवन कारावास था, बाद में आजीवन कारावास को 11 साल की सजा में बदल दिया था। अब ये बताएं आप लोग, वैसे तो आपको जानकारी है अच्छे से, भली भांति पता है, पेशावर कांड की डेट क्या है? 23 अप्रैल, अभी किसी ने अगस्त बोला, 1930, 23 अप्रैल 1930। 1930 मतलब भारत में कौन सा बड़ा आंदोलन चल रहा है? नहीं, नॉन कॉपरेशन नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, तो उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं, तो वो जो है नेतृत्व कर रहे थे। और जो है उस समय जो है उन्होंने चलाया था रेड कुर्ती मूवमेंट, लाल कुर्ती मूवमेंट। सब लोग जो है लाल कुर्ता पहन के निकलते थे, तो रेड कुर्ती मूवमेंट का, वैसे इसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार जो है ये लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उस समय ब्रिटिश सरकार ने जो है आदेश दे दिया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को कि आप जो है गोली के आदेश दे दीजिए, जो भी आपकी छावनी में काम करे, जो भी आपके अंडर काम करे। लेकिन हमारे वीर गढ़वाली साहब ने क्या किया था, इसको मानने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर गिरफ्तार करने के बाद उन पर पेशावर कांड लगा। पेशावर कांड में जब वो जो है आजीवन कारावास में बंद हुए, तो उनकी तरफ से जो है मुकुंदी लाल साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुकदमा लड़ा और इनको यहाँ से जो है रिलीज करवाया। तो ऑप्शन ए लिख लेना, मुकुंदी लाल जी। ये तो आप कर देंगे जी मैच बढ़िया ढंग से। ऑप्शन क्या? तो वहां ऑप्शन नहीं थे ना, यहाँ के हिसाब से बताओ। अरे तो ऐसे ही बता लो, सामने तो है सवाल। चलो, दरबार सिंह नेगी जी को क्या मिला है? विक्टोरिया क्रॉस कब मिला था इनको? 14 में या 15 में? 1915 जो आप बोल रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये गब्बर सिंह
नेगी जी थे जिनकी प्रतिमा लगी हुई है चंबा में। चंबा में जो प्रतिमा लगी हुई है ना हमारे, तो वो गब्बर सिंह नेगी जी है। गब्बर सिंह नेगी ये गढ़वाल से थे। और ये जो थे दरबान सिंह जी, ये कहाँ से थे? चमोली से थे। चलो बढ़िया। गोविंद बल्लभ पंत जी एकमात्र है क्या उत्तराखंड से? उत्तराखंड से एकमात्र तो है भारत रत्न जिनको मिला है। कब मिला था इनको भारत रत्न? 1957 में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 1957 में। ठीक है, चलिए। हंसा मनराल जी को क्या मिला है? द्रोणाचार्य, बिल्कुल ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे। उत्तराखंड में एक और हस्ती है जिनको रेमन मैग्सेसे मिला था। चंद्र प्रसाद बर्जी को कब मिला था? सॉरी 84 नहीं, 82 सही है, 1982 में इनको मिला था। और दीप जी को 2000 ज्यादा चलेगी शायद, नहीं कम आओ, 2010 में, है ना। तो ये चीज कोई बात नहीं सौरभ, बस जल्दबाजी नहीं करनी। क्या बना हमारा आंसर? ए का बन रहा था 3, ए का 3 एक में ही है, 3 4 2 1 बन रहा है इसका राइट आंसर। 3 4 2 1 लिख लीजिए, या सर ने जो भी आपको जिस हिसाब से आंसर दिए थे तो उस हिसाब से आप लोग अपने आंसर्स बना देना ना। 3 4 2 1, उस समय वो मिसटाइप हो रखा था। ये तो आप बता देंगे। उत्तराखंड का वह मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए बताओ जरा, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था? दीक्षित या कौशिक? कौशिक, ठीक है। कौशिक समिति कब बनी थी? हाँ 4 जनवरी 1994 को बनी थी, है ना। रिपोर्ट कब जमा हुई थी? मई 94 में हुई थी। ठीक है, और कितने लोगों का समर्थन मिला था इस रिपोर्ट को? 68। ठीक है, चलो ठीक है, इनफ है, करीब है। तो 68% लोगों का वोट मिला था। ऑप्शन ए लिख लेना 45 का। उधर बैटरी ज्यादा डेड हो रही है क्या? थोड़ा और जल्दी चलो, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 2 वक्तव्य दिए हैं, दूसरे को कारण, ठीक है जो भी है ना, हम समझिए क्या पूछ रहे हैं। आ जाओ। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की जो है संस्थाएं होती हैं, हर जगह 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। दूसरा सही है ना? ना ना ना, एकमात्र है श्रीनगर, एकमात्र है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। रुको जरा है, पहले पढ़ने दो, क्या पूछा था कि कारण। उत्तराखंड में, ये ठीक है बिल्कुल, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है ना। तो इसमें कारण क्यों नहीं होगा? आप सही जा रहे हो, इसका लिखना आप लोगों ने ऑप्शन। कारण क्यों नहीं होगा ये बताओ? दोनों के दोनों तो स्थानीय निकायों से जुड़े हुए ना। नहीं नहीं नहीं, आप देखो एक चीज देखो ना, देखो पहले पढ़ लो इसको। एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। रुको, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल है। ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल सही कथन है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो भाई ये स्थानीय निकाय में ही तो आपका नगर निगम आता है, नगर निगम कहीं और आएगा? नहीं, कारण कैसे अलग हो जाएगा, मुझे समझाओ। नहीं, फिर भी देखो मैं स्टैंड करूंगा ऑप्शन ए के साथ में, आप लोग मुझे कंफ्यूज मत करो। ठीक है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। ठीक कह रही है, मेरे ख्याल से स्थानीय निकाय से जुड़ा है, तो इसका आंसर बिल्कुल यही होना चाहिए। अब इतना तो भाई मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। और अगर आप लोगों को ए और बी में कंफ्यूजन है तो एक बार रीचेक कर लेना इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि आयोग ने पुराना क्वेश्चन आई होप सो पूछा होगा कहीं ना कहीं। तो इट मीन्स ये मेरे हिसाब से मैं अगेन कर रहा हूँ, मैं ए के साथ स्टैंड करूंगा। कर लो मेरे साथ स्टैंड, ऑप्शन ए सही आएगा इसका। ऑप्शन ए। भाई मैं क्यों मुकरूं अपनी बात से, मैं ए के साथ हूं, चाहे अब गलती हो जाऊं। ठीक है, ये बताओ तू जरा, 47 का राइट आंसर, सॉरी बी डी डी, चलिए ठीक है, लिख लीजिए कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों क्यों कुछ नहीं पता होता तो कुमाऊं मंडल विकास निगम कहां पर है? नैनीताल। तो जब आपको पता है कि एक का ऑप्शन 3 आना है ना, एक का ऑप्शन 3 आना है, तो यहाँ 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 2 का हो जाएगा 4, यानी कि किच्छा में है ये। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा हरिद्वार, और नहीं, इसमें क्या आ जाएगा? रानीबाग, और इसमें आ जाएगा आपका हरिद्वार। तो बस राइट आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी। 47 48, ये तो आपको पता है। जमरानी बांध, हल्द्वानी किसने बोलते? अच्छा नैनीताल हल्द्वानी, ठीक है। तो नैनीताल क्या लिखना? ऑप्शन डी, किस नदी पर था? है
लिखा है वहां, गोला नदी के ऊपर है ना, गोला नदी पर है। गोला अलग है ना, और गौना अलग है, गौना झील अलग है, गोला नदी है। तो बस बिल्कुल आप गोला सही भर देना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए कब मिली थी मंजूरी इस बांध को, बताओ बताओ, इस बांध को मंजूरी कब मिली थी बनाने की? 1975 में। 1975 में जो है इस बांध को मंजूरी मिली थी यहाँ पर बनाने में। बताओ, ऑप्शन डी लिख लेना, नैनीताल। रोम्बा, जाड, ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। 1949 का ऑप्शन नंबर सी, फटाफट चलना प्लीज। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? देहरादून, श्योर है, पक्का? ठीक है, सही लिख लो, है ना। 9,41,941, पर याद नहीं रखना, 941 बस ये याद रखना था। तो ये किसके सबसे कम? बागेश्वर। ओके, वेरी गुड। कितना? 9079 किसकी है? बागेश्वर की है। तो सबसे ज्यादा देहरादून में लिखना और सबसे कम जो है बागेश्वर में लिखना, यानी कि 50 का जो राइट आंसर आप लोग लिखोगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसको सही कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, भारत का लाइकिन पार्क, ये तो कितना पुराना सवाल हो गया, मुंशियारी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मुंशियारी, ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। मोबाइल डेड तो नहीं होने वाला ना, चेक कर लेना प्लीज। श्री पूर्णानंद मंदिर, पूर्णागिरी, सॉरी, श्री पूर्णागिरी, चंपावत। ठीक है, चलिए अल्मोड़ा में कोई तीन के नाम। ठीक है, ठीक है, जागेश्वर महादेव वहीं पे, और कपिलेश्वर महादेव है ना, ये भी यहीं पर है। कपिलेश्वर महादेव जो है ये आपका कहाँ है? सबसे पहले अल्मोड़ा में है। चंपावत में और कौन से? ठीक है, और कांतेश्वर महादेव मंदिर भी जो है यहीं पर आता है। ऋषेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर आता है। ठीक है, और नैनीताल में, ठीक है, और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, ये भी नैनीताल में जो है मौजूद है। तो भाई आप मंदिरों को ध्यान से पढ़ेंगे। टिहरी में तो नहीं पूछना घूमने गए हो, सुरकंडा, ओके, चंद्र बदनी देवी गए होंगे घूमने। ठीक है, आंसर तो दे दिया ना मैंने इसका। ठीक है, 53 पे आओ। ओम पर्वत, पिथौरागढ़ सही कर लो, ओम पर्वत पिथौरागढ़ सही कर लो। ठीक है, चलिए पंचाचूली कहां पर है? पिथौरागढ़ पक्का? ठीक है, माणा तो नहीं पूछना, सभी को पता है ना। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लिखोगे? डी लिखोगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलो यहीं पर बताओ तो आप मुझे जल्दी से, चाय विकास बोर्ड कहां पर है? अल्मोड़ा में है चाय विकास बोर्ड, हरिद्वार नहीं, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा सही है, चाय विकास बोर्ड पूछेगा। चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है, गलत कर देना। ठीक है, चलिए, और जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है वो भवाली। ठीक है, अगर भारतीय मृदा स्वजल संरक्षण पूछा होता संस्थान तो तब देहरादून आते। बिल्कुल सही है सौरभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। राज्य की खनन नीति कब की है? 2001, बेसिक क्वेश्चन हो गया पुराना। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है, इसमें ये मत लिखना। 1931 सही आंसर है, 1931, 1931 कहो चाहे 29 कहो। ठीक है, ऑप्शन नंबर लिख लेना इसका सी, फटाफट आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ी बूटियों से प्राप्त होने वाली कितनी किस्में? 500, ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। 57 बी लिख लो, फटाफट चले प्लीज। बिरई गंगा, गौना झील, नहीं 62, बिल्कुल यस, 62 इज द राइट आंसर। तो बाशर वर्ष लिखना, कहां पर है गौना झील? चमोली में है। ठीक है, तो बाशर वर्ष लिख लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। ठीक है, चलिए 59, कौन सा दर्रा मानसरोवर धर्मार्थी जो है यहाँ से गुजरते हैं? लिपु लेक कहां पर है? पिथौरागढ़, और ऑब्वियस है कैलाश मानसरोवर यानी तिब्बत। ठीक है, माणा चमोली में है। नामा कहां पर है? पिथौरा, कौन सी दो घाटियों के बीच? याद करो, याद करो। दारमा तो नहीं है, दारमा और ब्यास नहीं, कुंथी। दारमा और कुंथी घाटी जो है इनके बीच में क्या है? इनके बीच है नामा पास। तो नामा तो याद रखो भाई आप, कुंथी और दारमा के बीच में। ऑप्शन बी लिख लेना, लिपु लेक इज द राइट आंसर। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक, मैनाक सही लिख लीजिए। गंधमादन होता है या गंध मंदगादन? ये उल्टा है टाइप, जो भी है आंसर तो ये है। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना चाहिए इसका। सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? हैं जी,
होलकरों ने नहीं की थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, कैसी बात कर रहे हो, मैं टीपू सुल्तान के साथ आपको भी मार दूंगा। हमने नहीं पढ़ा था 1599, 1599 में जो कौन सा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो हाँ जी, क्या चीज, मैंने क्या लिखा, अच्छा मैंने 15 लिख दिया, ठीक है 1700, आप समझ गए मेरी भावनाएं, ठीक है भाई। कई बार क्या होता है ना, फ्लो में मैं कुछ बोल देता हूँ और लिख कुछ और दे देता हूँ, ठीक है। देखो पहले ये बताओ, सहायक संधि हुई कब थी शुरू, हैं आप वहाँ डॉक्टर और ब्लैक्स में चले गए, ये 1798 की है ना, और 98 में इसको लाया कौन था, श्योर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, या मेरे समय वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली सही है। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है, ये लॉर्ड वेलेस्ली इसको लेकर आया था, और सहायक संधि के भीतर सबसे पहले जुड़े थे निजाम, निजाम जुड़े थे उसी साल 1798 में। दूसरे जुड़े थे इसमें मैसूर, यानी कि 1799 में जो है ये कौन जुड़ गया था इसमें, मैसूर राज्य। फिर इसी साल 1799 में जुड़ा था तंजौर, ये जिसको तंजावुर कहते हैं, तो तंजौर भी जो है सेम जुड़ा था 1799 में। फिर जो है इसके बाद अवध जुड़ा था इससे 1801 में। फिर इसके बाद पेशवा या मराठा जुड़े थे, पेशवा और मराठा भी जो है 1801 में जुड़े थे, 1801-2 के बीच में जो है ना, यहाँ पर क्या हुआ था, ये जुड़े थे पेशवा जो थे। फिर पेशवाओं के बाद सिंधिया लोग, सिंधिया लोग जो है इनसे जुड़े थे, नहीं पहले भोंसले, सॉरी भोंसले लोग जो है 1803 में, और उसके बाद सिंधिया लोग 1804 में जुड़े। फिर एक लंबा गैप था, फिर 1818 में जोधपुर के जो राजपूत राज्य थे, इन सारे राज्यों ने जो है इसको ज्वाइन किया था। और जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन से राज्य थे उस समय, देखो हालांकि आपको इतना सब डिटेल पूछता नहीं है, इसमें था जयपुर, इसमें था बूंदी, इसमें था मौचेरी, ये गांव के नाम है। तो मौचेरी, बूंदी, जयपुर, ये सब राजस्थान के वो राजपूत राज्य थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन किया था, है ना। अब अगर आपसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पूछा होता तब आप 1848 चले जाते, यहाँ पूछा है सहायक संधि, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, जो नहीं जुड़े थे वो जोधपुर के जो है, सॉरी इंदौर के जो है होलकस थे, है ना, इंदौर के होलकस ने मना कर दिया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी 62 पे आओ। बंगाल में द्वैध शासन कौन लाया था, रॉबर्ट क्लाइव, समय बताओ। 1665 में, और एंड किया था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया था। राइट आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 72 का। देखो बातें बहुत सारी हैं, समय और मोबाइल पे बैटरी दोनों कम है। रिंग ऑफ फेस ये पता क्या है, अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो पहले मैं सूरज को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि आक्रमण करने वाला पहले वहां से आएगा, सूरज को मारेगा। तो अगर सूरज मजबूत होगा तो आक्रमणकारी मेरे तक नहीं आ पाएंगे। इस नीति को अपनाया था अंग्रेजों ने, और इसी नीति को कहते थे वो रिंग ऑफ फेस। रिंग ऑफ फेंस था, ये फेस ने था, फेंस करना इसको, है ना, फेंस होता है ना, फेंसिंग लगती है ना, फेंसिंग लगती है आपके घरों की दीवारों पे, फेंसिंग समझते हो, वो जो तार वार होती है, फेंसिंग कहते हैं उसको। तो फेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो फेंस का मतलब यूं समझ लीजिए कि जो, अच्छा पहली ये नीति किसकी थी, वॉरेन हेस्टिंग की थी। इसने क्या करा कि अपने पड़ोसी जो भी पावर रही होगी, शक्ति रही होगी, उसको जो है अतिरिक्त सैनिक मदद पहुंचानी शुरू की। कहा कि उनकी सैलरी आप दोगे, सैलरी मैं क्यों दूं, मैं तो आपको सेना दे रहा हूं, सैलरी आप खुद दोगे, पैसा आप खुद दोगे, लेकिन आप जो है अपने आप को सुरक्षित कीजिए। और उसका मोटिव ये था कि अगर पड़ोसी राज्य जो है वो मजबूत रहेंगे तो बाहरी आक्रमणकारी मेरे तक आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसने क्या किया था, फेंसिंग जो है टेक्नोलॉजी लाई थी, जिसको रिंग ऑफ फेंस के नाम से जानते थे। तो अपने चारों ओर एक रिंग बना रहा था कि भाई ये मजबूत हो जाएंगे तो मेरे तक तो कोई आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए याद रखना कि हीरो मजबूत नहीं होते, उनके बाउंसर्स होते हैं। सलमान खान जी से ज्यादा कौन है, शेरा है, शेरा ही है ना, शेरा है नाम। तो बस वो है, वो भाई बॉडीगार्ड कर रहा है सलमान खान को, सलमान खान तो मूवी बॉडीगार्ड कर रहा है। दो प्रकार के आउटपुट कौन से हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। वन लाइनर है, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम और अपना भी। एएलयू क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए, एएलयू जो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अरे ये कितनी बार बताऊं मैं, ऑपरेशन ग्रीन टॉप का बिल्कुल काम है। टॉप का मतलब है टोमेटो, ऑनियंस एंड द पोटैटोज। तो टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है, प्रमोट करना है इसको। इसके लिए 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्या आता है, फार्मर वेलफेयर जो आता है, किसान कल्याण जो मंत्रालय आता है ना हमारे पास में, वो लेकर आया था टॉप की जो स्कीम 2018 में। तो इसने क्या करना है जी, टमाटर अच्छे उगाने हैं, क्योंकि बेसिक है। आप बताओ ना, बिना टमाटर प्याज और आलू की कौन सी सब्जी है, मतलब होंगी एक दो, लेकिन जो है हर किसी में पड़ती है।
तो भाई ये भी ठीक है, टॉप की बात करिए। ये तो आप लोगों के लिए आसान से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 है। 18 किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में है। 40 क्या आता है? डीपीएसपी। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अधिकार जो है प्राप्त कर सकेंगे, है ना। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है आपका, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2002-3 में जोड़े थे, राइट। और ये क्या है? आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, दिस इज आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये क्या है? आपका संघ और राज्य क्षेत्र में आता है, तो ये हमारा आर्टिकल 1 हो जाता। तो आर्टिकल 1 है तो इट मींस इसका राइट सीक्वेंस बन रहा है 1 का 3 आना चाहिए। अब जरा चेक करूं मैं इसके कोड चेक करूं, 1 का 3 आना चाहिए, 1 में ही है, बाकी मुझे नहीं पता है, सवाल हो जाता। तो 3 1 4 2 इज द राइट आंसर। 3 1 4 2 बिल्कुल ठीक है। तो 3 1 4 2 राइट आंसर कर देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार कब खत्म हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था, और उस समय जो है ये क्या हो गया था? खत्म हो चुका था, राइट। और उसके बाद इसको कहाँ रखा गया? 300A में रखा गया था एज लीगल राइट, विधिक अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार के रूप में इसको मान्यता जो है मिली थी। ठीक है, बस आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? BN राव, ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वी कैन से दैट, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीगल एडवाइजर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होता है, वो कौन थे? मिस्टर BN राव साहब जो ये वहां पर उस समय हुआ करते थे। चलिए, ये क्या किया था भाई आप लोगों ने? इसका आंसर कंफ्यूजन तो नहीं है ना जी? इजी है, देखो। 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ के व्यापार को छोड़कर खत्म कर दिया था। ये तो बिल्कुल सत्य वचन है, कोई गलत नहीं बोलेगा। और कंप्लीट जो अबॉलिशन हुआ था, जो मतलब कंपनी की मोनोपोली पूर्ण रूप से खत्म हो गई और कंपनी जो है प्रशासनिक इकाई रह गई थी, व्यापारिक नहीं। तो 1833 था, बाद में ये भी हटा गया था। तो पहला तो ठीक है। इस अधिनियम ने कंपनी के द्वारा अधिकार के लिए लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन यानी कि क्राउन की संप्रभुता को और मजबूत किया था। बिल्कुल सही। ब्रिटिश पोजीशन शब्द भले आया था कब? वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट में 1784, लेकिन उसके बाद जो और ज्यादा मजबूती मिली थी इस शब्द को, वो मिली थी 1813 में। तो ये भी ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ब्रिटिश संसद कहाँ? यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चल रहा है अपना मामला। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 होना चाहिए। 1813 में इसके अलावा क्या आया था? भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा दिया गया था। ईसाई मिशनरीज जो थी, ईसाई धर्म प्रचारक जो उनको भारत आने का जो है क्या मिल गया था? मौका मिल गया था, उनको आजादी दे दी गई थी। तो इट मींस कि इसका राइट आंसर आना चाहिए 1 और 2। झूम क्या है? पक्का कृषि है, कोई और तो झूमता नहीं है कुछ और लेके, नहीं? ठीक है, कृषि सही है। झूमिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं, स्लैश एंड बर्न इसको कहते हैं, है ना। मतलब जो है कहीं पर जाते हैं, वहां पर खेती, मतलब जो भी झाड़ी झूड़ी जो भी उसको जलाया, एक बारी की खेती करी, अपना बढ़िया फसल वसल ले गए, फिर कहीं और चले गए, तो इसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं। और विश्व भर में इनके अलग अलग नाम है, कहीं पर झूमिंग कहते हैं, कहीं पर जो है स्लैश एंड बर्न कहते हैं। तो इसके नाम जो है बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो है एक प्रकार की क्या है? कृषि या खेती की पद्धति है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अमेजन की सबसे बड़ी नदी नहीं, ये है मंदिरा। जो मंदिरा है, मंदिरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो है अमेजन रिवर की सबसे बड़ी जो है नदी, सहायक नदी जो है यही है। चले, अमेजन नदी कहाँ पर बहती है? अभी मत कहना पृथ्वी पर, है ना। कहाँ? साउथ अमेरिका ना, अभी अभी अफ्रीका आ गया था गलती से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी, 73 पे आना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी इज द राइट आंसर। देखो सबसे बड़ा कौन सा है? आइसलैंड या ग्रीनलैंड? सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। अच्छा ये बताओ, ग्रीनलैंड किसके अधिकार में है? ग्रीनलैंड पर किसका मतलब नियंत्रण है? किसका है ये एरिया? आयरलैंड, पक्का। ग्रीनलैंड किसका है? वो रहा ना ऊपर ग्रीनलैंड, देखो वहां देखो नीचे डेनमार्क लिखा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आज के बाद भूलना मत, अगर हमसे पूछ रहे डेनमार्क तो डेनमार्क। चलिए वापस आइए, तो बीच में वीडियो रुक गया था ना, आ जाओ। तो आपने क्या पूछा था? विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछता तो फिर वो आता ग्रीनलैंड में, और दूसरा पूछा है तो दूसरा आएगा आपके पास में न्यू गिनी में। जो आप बोर्निया कह रहे थे, तो बोर्निया का नंबर आता है तीसरे नंबर पे, है ना। बोर्निया जो वो इस हिसाब से जो है 3rd नंबर पे आता है, तो ये आपका सही जवाब होगा नहीं।
फोर्थ पे मेडागास्कर आता है, फिफ्थ पे बैफिन आइलैंड है और सिक्स्थ पे सुमात्रा आता है। बट आपको इतना सारा ज्यादा लिखना नहीं है। 74 भाई हमें पता है माउंट एवरेस्ट का जो है 2 आना चाहिए था, मतलब ए का 2 आना चाहिए था, तो आप सी कैसे बोल रहे हो? हैं जी? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी लिख लेना इसका 74 का राइट आंसर। थोड़ा जल्दी चलना, आज मोबाइल दिक्कत कर रहा है। अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार क्या है? अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना इसका, है ना। डिफाइन आज नहीं कर पाऊंगा डिटेल, क्योंकि आप समझते हैं दिक्कत क्या आ रही है, मोबाइल दम तोड़ चुका है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत किन शैलों से बना है? सबसे ऊपर क्या होगा? सेडिमेंट्री होंगी पक्का, इग्नियस होंगी। क्या पूछ रहा है आपसे कि विच रॉक मेक अप द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, तो सबसे ऊपर क्या होती है? भूपर्पटी, मतलब क्रस्ट होती है, और क्रस्ट का 90% जो पार्ट है वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। 90% ऑफ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स, तो इट मींस कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान जो है, इंट्रूसिव नहीं एक्सक्लूसिव वालों की हम लोग बात करें। अजमेर में उर्स महोत्सव की सूफी संत की पुण्य, जैसे अजमेर पूछा तो अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है मजार ए शरीफ के नाम से जिसको जानते हैं, इसमें क्या होता है? उर्स नामक महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या लिखेंगे इसका? ए राइट आंसर लिखेंगे। सही तो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। पहले विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? पेरिस में हुआ था, पेरिस में हुआ था ना। इस समय देखो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इस समय कि जो है वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को जो वर्साई की संधि थी, उसी वर्साई की संधि के साथ क्या हुआ था? युद्ध विराम की जो है वहां पर घोषणा हुई थी, शांति सम्मेलन हुआ था। तो वर्साई की संधि याद रखना, 18 जून 1919 का जो है वहां पर क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, 28 जून, मैंने शायद फ्लो में 18 बोल दिया, 28 जून याद रखना। नेक्स्ट आओ, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। 18th पूछ रहा है आपसे कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था तो कौन था उस समय? विंस्टन चर्चिल था, है ना। और क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था? 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का हेड कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था। हमने इसकी जो है सारी मांगे रिजेक्ट कर दी थी, सॉरी इसके जो प्रस्ताव थे हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना, विंस्टन चर्चिल। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिन के साथ बताओ, नवंबर 3 के, लेकिन किस नवंबर को? 12 नवंबर, 12 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था, है ना, और 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, 12 नवंबर से 19 जनवरी, है ना, 1930 से 1931। दूसरा सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और कब तक चला था? 1 दिसंबर तक चला था। और तीसरा 7 नवंबर को शुरू हुआ था 1932 में और चला था 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना इसका सही जवाब, 12 नवंबर को। कामागाटा मारू क्या था? ये एक जापानी जहाज था जो जा रहा था सिंगापुर से वैंकूवर। गुरुदत्त सिंह जो थे इन्होंने इसको रेंट पर ले रखा था। जिस दिन ये सिंगापुर पहुंचा तो सिंगापुर पे जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने वहां पर उतरने से मना कर दिया। जहाज को वापस घुमाना पड़ा और जहाज वापस घूमकर कहाँ आ गया था? जब नहीं, बजबज नामक जगह पड़ती है कैलकाटा में, तो वहां पर आया था। और बजबज में जो है ब्रिटिश अधिकारियों की लड़ाई हो गई थी, किसके साथ? जो भारतीय यात्री थे। तो इसी घटना को जो है कामागाटा मारू कहते हैं और ये 1914 की घटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यक्षगान कहां पर है? कर्नाटक। बैटरी फिर डेड हो गई क्या? 10 पे आ गई, चलो जल्दी करते। ऑप्शन नंबर ए लिखना, कर्नाटक। ठीक है, कभी कभी होता है, टेक्निकल चीजें भी हो जाती हैं। द्वैत शासन का जनक? यस, क्लाइव मत लिखना कोई गलती से। इसका राइट आंसर है लियोनेल कर्टिस। ऑप्शन नंबर क्या लिखना है इसका? डी लिखना है। भले द्वैत शासन को लाया भारत में कौन था? बंगाल में, वो क्लाइव लाया था, लेकिन इसके जो जनक थे जिनका ब्रेन चाइल्ड था ये, वो थे कर्टिश, है ना। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942। जलियांवाला मैसेकर, ठीक है, चोरी चोरा 5 फरवरी 1922 को, है ना। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? 2, 3, 1 और 4, यही बन रहा है ना। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 कहां पर हुई थी? लखनऊ पक्का?
लखनऊ तो 36 वाला था, ये मुंबई वाला है। ये कहाँ पर बना था? ये बॉम्बे में बना था या मुंबई में, इसका जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था बॉम्बे में। और लाला लाजपत राय जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, है ना। एनएम जोशी साहब, जोसेफ बैफटिस्टा, दीवान चमन लाल जी, तो ये सब लोग जुड़े हुए थे इस संस्था के साथ में, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे बाद में सर आज बहुत जल्दी करवा दिया, मजबूरी है जी, इससे पहले मोबाइल दम तोड़े, हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, राइट। ये विद्रोह सब सारे पढ़ा रखे मैंने, कोई ऐसा सिंगल विद्रोह नहीं है जो नहीं पढ़ा रखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहूं तो पावना जो विद्रोह है ये था 1873 से लेकर 1885 के बीच में। और पावना रिबेलियन का नेता कौन था मुखिया? ईशान चंद्र रॉय, करवा रखा मैंने आप लोगों को गाइस। इसका जो मुख्य नेता था वो ईशान चंद्र रॉय जी थे। होल्ड ऑन, ए का मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुआ था, 22 में एंड हो गया था, तो 1922। दो लोग थे इसमें फेमस, एक थे मदारी पासी और दूसरे थे शहदेव जी, शहदेव। ये दो लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। संथाल विद्रोह था 1955-56, दो लोग थे इसमें, नाम है सिद्धू और दूसरे कौन थे? कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू जो है ये दो लोग थे। ताना भगत मूवमेंट 1914, ठीक है, और इसमें थे दो लोग, कौन? जतरा ओरांव और भगत ओरांव। और भी थे, इसी को ओरांव मूवमेंट भी कहते हैं क्योंकि ओरांव लोग थे इसमें। तो भगत ओरांव, जतरा ओरांव, इन लोगों ने शुरू किया था। क्या बना जी सीक्वेंस? 2 3 1 और 4 बना, है ना। 2 3 1 और 4 बना, लिख दिया जो लिख रहा है, 2 3 1 और 4 इसका राइट आंसर बना। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस पे बात करूंगा। वैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने इस पर डिस्कस किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण इससे आगे के क्वेश्चन हो नहीं पाए, उसमें कुछ दिक्कत आ गई आई गेस। अब हु नोस क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही है ना। तो हमने 87 तक तो यहाँ तक देख लिया था। मैं बात कर लूंगा क्वेश्चन नंबर 88 पे, है ना। चलिए 88 आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के श्वेतांबरों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जैन धर्म में दो जो है शाखाएं थी, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स, राइट। श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र जो है धारण किया करते थे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वे भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी में विंध्या के दक्षिण की ओर जो है प्रवचन किया था, राइट। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर हमसे पूछ रहा है श्वेतांबरास के बारे में, और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो दक्षिण भारत की ओर गए थे वो कहलाए थे दिगंबर्स। और दिगंबर के जो नेता थे इस समय उनका नाम था भद्रबाहु, है ना। जैसे इनके साथ में 298 बीसी में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत गए थे और वहां पर इन्होंने संलेखना या साल्वेशन की क्रिया से अपने प्राण भी त्यागे थे, यह निर्वाण प्राप्त किया था। तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल गलत है। 12 अंग होते थे, ठीक है, और वो विश्वास करते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो ये कथन सही है किसके बारे में? दैट इज ए श्वेतांबरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे मैच करना है, एक तरफ एंशिएंट नेम है नदियों के और एक तरफ जो है मॉडर्न नेम से नदियों के। जैसे बात करूंगा मैं तो पौरुषणी नदी कहते थे रावी को, बितिस्ता होती है झेलम नदी, अस्कनी आती है आपकी चेनाब नदी, और जो है दृष्टि आती है आपकी चोटांग रिवर के नाम से भी दृष्टि को ही जानते हैं। तो राइट सीक्वेंस इसका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? इसका बनेगा 1 2 4 और 3, यानी 1 2 4 और 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्या बन रहा था इसका राइट? 2 1 4 और 3, ठीक है। तो ये बन रहा है 2 1 4 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौन से स्थल भारत में? धौलावीरा गुजरात में है, भारत में रन ऑफ कच्छ के पास में, देश की 40वीं वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में भी मेंशन्ड है, और ये जो है भारत से मिली है। राखी गढ़ी की बात करूं तो ये भी जो है आपके भारत में ही मिलती है, हरियाणा के पास में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो और गणवेरी वाला जो है ये दोनों जगह है आपके पाकिस्तान में मॉडर्न टाइम में, अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन आएगा नंबर सी पे, है ना। आप लोग इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, है ना, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 21वें अक्षर और सॉरी दाएं ओर से 21वें में, राइट हैंड साइड से 21वें में, और बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में से जो है 16 अक्षर के बीच में जो है कौन सा अक्षर आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? आप लोग जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि इसके लिए आप लोग मान के चलिए आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो क्वेश्चन जो है इसके मुताबिक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें शब्द जो इम्पेरिशेबल है, इसमें कितने जोड़े हैं? जिनमें से एक जोड़े के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में उसी क्रम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ लोगों ने ये कहा था कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना कोई दिक्कत आएगी, है ना। चलिए तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 पेयर्स जो है बिल्कुल सही बनेंगे। कौन कौन से पेयर्स सही बनेंगे? देखो,
चलो पहला जो इसमें पेयर बनेगा वो बनेगा, देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये कौन सा बन रहा है पी। अब देखो क्यू की जगह क्या होना चाहिए था, ई होना चाहिए था, यानी तो पी क्यू आर। तो पहला जो ऑप्शन इसमें बन रहा है वो पी ई आर के बीच में यहाँ पर क्यू आना चाहिए था, यानी कि ये वाला पेयर पहला बिल्कुल सही यहाँ पर बन रहा है। दूसरा पेयर देखो ये तो खैर नोन है, ये तो सामने हमें दिख ही रहा है कि ए और बी ये जो है उसी अल्फाबेटिकल सीरीज में है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कौन सा बन रहा है, देखो आई जे के एल, ये भी नहीं बन रहा है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये भी नहीं बन रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। हाँ, नेक्स्ट जो बन रहा है ये ई से लेकर एल के बीच में ये वाला बन रहा है, यानी कि आपके पास में जो सही सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। 3 पेयर्स इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस हिसाब से, राइट। चलिए, एक कूट भाषा में संख्याओं को दिए गए प्रतीक के हिसाब से आप लोगों ने लगाना। देखो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि ये आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है कि यदि हमारे पास में ये पहला पेयर है, इनका आपने क्या करना है, योग करना है। ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में, ये है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। देखो एंड का जो सिंबल है इसमें आता है आपका 6, जो आपका प्रतिशत का सिंबल है ये है 4, जो आपके पास में डॉलर का सिंबल है वो कितना है आपके पास में, वो है 3, एक तरफ तो ये आ जाएंगे। फिर प्लस के सिंबल में लेकर चले आप लोग, यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ जो है आपके पास में सिंबल में आएगा 5, यहाँ आपके पास में सिंबल में आएगा 2। एक बार इसको सब जोड़ देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 यहाँ आएगा 5, 5 और 4 आएगा 9, और 9 और 6 आता है 15, यानी कि 1595 आ रहा है। 1 पे क्या है आपका एट द रेट है, यानी कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, एट द रेट आना चाहिए। आंसर हमें मिल चुका है, क्यों, देखो 5 में अगर हम लोग बात करें तो 5 पे जो है सिंबल ये है, फिर उसके बाद अगर हम लोग 9 पे बात करें तो 9 पे सिंबल जो है ये वाला है प्लस का, फिर उसके बाद वंस अगेन 5 पे ये है, तो इट मींस इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 95 की बात करें कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस था, है ना। अब देखो आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं जी, 15 अगस्त को मनाते हैं, तो 15 अगस्त 1988 कौन सा बार है, इस दिन है बुधवार, ठीक है, होल्ड ऑन। अब हमें निकालना है कब का, 15 अगस्त 1989 का। कितना गैप है दोनों के बीच में, कितना गैप है, 1 साल का गैप है, तो 1 साल के गैप में क्या बढ़ जाएगा, एक दिन जो है वो आगे बढ़ जाएगा, और एक दिन जब आगे बढ़ेगा तो बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। जितना लिखा होगा, जैसे अगर यहाँ 1995 लिखा होता तो आप क्या कर लेते, इसमें जो है डिफरेंस देखते कितने का डिफरेंस आता है, और उतना जो है फिर आगे उसको हम लोग बढ़ा देते, तो इस हिसाब से निकाला जा सकेगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बृहस्पतिवार। 96 में क्या है, देखो यदि बेक को जो है ये लिखा हुआ है ना, बेक को जो है 5796 लिखा हुआ है, फायर को जो है 3146 लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से फियर क्या होगा। देखो आप लोगों को पहले एक बार दोनों को समझना पड़ेगा क्या इसमें लिखा हुआ है। देखिए फायर, फायर के लिए कौन सा शब्द आ रखा है यहाँ पर, देखो ये आ रखा है 3 1 4 and 6। बेक के लिए कौन सा शब्द आया था, बेक के लिए आया था आपके पास में ये वाला। अब आपसे क्या पूछ रहा है जी, आपसे पूछ रहा है फियर, तो एफ से क्या है, एफ से हमारे पास में 3 है, ई के नीचे क्या है जी आपके पास में 6 है, तो ई में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आर में क्या आ रहा है आपके पास में, फियर, ठीक है, आर किधर गया, आर में है आपके पास में 4, है ना, और एक छोड़ दिया मैंने, ए छोड़ दिया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फियर में पहले ए आएगा ना, तो ए में क्या है 7 है, और आर में क्या है 4 है, यानी कि 36 36 74 इसका सही आंसर आना चाहिए। और 36 74 आंसर कौन सा है आपके पास में, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, राइट। ये भी आप लोग इजी हो जाएगा। 97th में क्या है आपका राइट आंसर, एक बार कैलकुलेट कर देखिएगा आप लोग। देखो तरीके तो कई सारे हैं इसको सॉल्व करने के। यदि छात्रों की कुल संख्या 3000 है तो भाग ए और बी में मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी है, भाग ए में कितने हैं 20% है, भाग बी में कितने हैं 12% है। यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो कितने होते हैं, 20 और 12 32। करना क्या है जी, आपने 3000 का निकालना है, तो 3000 मल्टीप्लाई ये कर लीजिए, है ना। जब आप लोग 2 जीरो से काट लेंगे 2 जीरो, तो आपके पास में कितना बचेगा जी, आप एक बार काउंट कर लीजिए, ये कितना आ रहा है 0 6 और 3 तिया 9, ये आपका आ रहा है 960। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज 960, राइट। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। कोड के हिसाब से जो है यू आर गुड को लिखा है 256, ठीक है, उसी प्रकार से जो है वी आर बैड को लिखा है ये, इसी प्रकार से गुड एंड बैड को लिखा है ये। एंड की कूट भाषा इसमें क्या आएगी, तो इसकी एंड की कूट भाषा क्या आएगी, ये हो गया 2 5
6, ठीक है, ये हो गया 6 3 7, ठीक है, ये हो गया आपके पास में 3 5 8, है ना। तो अब इसमें हम लोगों ने निकालना है ए एंड डी में क्या आएगा, है ना। एंड यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ नहीं है तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। आर कॉमन है, 3 और 5, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि 8 बनेगा। नहीं, आप लोग एक बार इसको चेक करिएगा, कहीं कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर जरूर बताएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी इसका सही आ जाएगा। इसमें कौन सा आएगा भाई, नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी। लॉजिक बिल्कुल सिंपल लगाना है। क्या करना है आप लोगों ने, देखो जैसे मान लीजिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू 3 लिख लीजिए, 3 ने कम 3 प्लस 1 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे कीजिए 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 थे 15 और 1 16, तो इसके अपोजिट में क्या बन रहा है, 16। इसी तरीके से कर लीजिए 22 गुणा 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा आपका, 67 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है यहाँ पर आपका आएगा, तो इसको क्या करना है आपने, 3 इंटू 3, 3 3 9 प्लस 1 10, कितना आना चाहिए आंसर, आंसर आना चाहिए 10। तो इट मीन्स कि ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, और अंतिम क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि 100th जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप लोगों को चैनल के साथ बनना है ना। ऑल्टरनेटिव हमारे टेस्ट चलता है, एक दिन टेस्ट पेपर होगा, अगले दिन उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो जितने भी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर आपको ये ठीक लग रहा है पैटर्न, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो करना वही है, सिंपल सा काम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।